नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के साथ संवाद क्यों स्थापित नहीं करना चाहती है? क्या कारण है कि सचिवालय कर्मचारी महासंघ लंबे समय से डीए और एरियर की मांग कर रहा है, लेकिन इस आंदोलन में कहीं न कहीं अब उनको विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक दे दिए गए। अभी तक ये नोटिस सचिवालय प्रशासन को पहुँचे हैं, वो जाँच करके अपनी रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को देंगे। उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये पहला अवसर है जब कर्मचारियों को अपनी माँगों को लेकर की गई गेट मीटिंग के दौरान इस तरह के नोटिस हासिल हुए हैं। अब ये आंदोलन कितना चलेगा, क्या चलेगा? क्योंकि एक सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने कल 17 तारीख को गेट मीटिंग फिर से बुलाई है। उसी में निर्णय लिया जाएगा कि इस लड़ाई को आगे कहाँ तक ले जाना है। कई ऑप्शन है उनके आगे, लेकिन सरकार ने अब तक उनसे संवाद क्यों नहीं किया? इसके पीछे कौन-सी वजह है? और क्या कारण है कि सरकार संवाद से इस मसले को क्यों नहीं सुलझाना चाहती? कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का भी कहना है कि हम तैयार हैं, हमें जब मर्ज़ी सरकार बुलाए और वार्ता से इस चीज़ का हल हो। लेकिन ये हल हो नहीं पा रहा। वहीं पे पेंशनर भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 15 तारीख अगले माह 15 तारीख से पहले-पहले एक बड़ी रैली प्रदेश में वो करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनकी डीए एरियर की माँगें सेम हैं। तो ये लड़ाई क्यों आगे बढ़ेगी? क्या ये विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया जाना था, ये ज़रूरी था? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। घनश्याम शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। संजीव शर्मा जी हैं, सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं। उदयवीर जी, क्या कारण रहा कि आखिरकार राजेश धर्मानी जी बीच में कूदे? पहले दिन इनका गेट मीटिंग हुई, इन्होंने भाषणबाजी की, कर्मचारियों ने सब कुछ किया। अगले दिन राजेश धर्मानी जी पत्रकारों को एक बाइट दे देते हैं। उसके बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद फिर से गेट मीटिंग होती है और उसमें कुछ कर्मचारी नेता धर्मानी जी को कई बातें कह देते हैं, जिस पे वो सीधा ही विधानसभा अध्यक्ष के पास विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे देते हैं, उनको शिकायत कर देते हैं। और अब फिर से 17 तारीख को इनका आंदोलन है, देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस लंबी अवधि के बीच में इनके साथ संवाद की कोई भी कोशिश नहीं की है। जी, उदयवीर जी। सही है डॉक्टर साहब। अब जो आपने सवाल उठाए, सबसे पहला सवाल का जवाब तो इन्हीं चीजों में भी छुपा हुआ है और नजर भी आ रहा है कि आखिर इस झगड़े की शुरुआत, अगर सो कॉल्ड कहा जाए झगड़ा, तो शुरू किसने की? और ये इन कर्मचारियों के साथ इस तरह का, जो मैं ये कहूं कि सामान्य भाषा में, कि पंगा लेने की जरूरत क्या थी, और अगर ये पंगा लिया गया तो क्या ये सरकार की शह पर हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि विशेषाधिकार हनन बहुत बड़ी बात होती है डॉक्टर साहब। तो जब इस मुद्दे पे गए, तो कहीं ना कहीं बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग ए कॉमन मैन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीइंग ए कॉमन मैन मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का भी इशारा रहा होगा कि आप जाइए धर्मानी जी, विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस है उसके ऊपर काम कीजिए। क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब ये सारी चीजें हुई थी, तो जो जिनके रूल्स होते हैं उसके मुताबिक थोड़ी सी चीज आगे पीछे हुई थी। लेकिन ये भी सच है कि उसके तुरंत बाद जब ये सारी कवायदें शुरू हुई, तो कर्मचारियों ने इस बात पे खेद भी जताया था और ये भी कहा था कि ये एक त्वरित जिस तरह से हो सकता है उस तरह का है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकार इतनी आखिर एडमेंट हो क्यों गई? अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूं, तो सूचना तो यहां जी, तक भी है कि एक कॉमन कैडर बनाने के लिए पूरी सरकार ने कोशिश की, और इन द मेन टाइम ये जो थोड़ी सी डिले हो रही है, शायद इसी वजह से हो रही है, क्योंकि अब सरकार कहीं ना कहीं इस मसले में फंसती हुई चली जा रही है। क्योंकि कॉमन कैडर की जो बात है, वहां तक ये भी सुनने में आया है कि एक जो बहुत पुराने दौर में, पिछली सदी में, एक जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन्हें आज भी कर्मचारियों का जबरदस्त हितैषी होने का खिताब हासिल है, उनसे भी राय ली गई कि बताइए कि इसका क्या हल हो सकता है, कैसे कॉमन कैडर के अंडर लिया जा सकता है, तो उन्होंने भी मना की। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी चली हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के हित में है। अब सब हित
में तो नहीं कहा जा सकता, इनके पक्ष में है, इनके खाते में है, अगर पब्लिक ओपिनियन की बात की जाए तो। अब देखिए सर, सचिवालय का मसला है। सचिवालय एक तरह से अगर पुराने दौर की बात करूं तो वो दिया जिसका तेल नीचे सचिवालय के कर्मचारी हैं, और ऊपर जो बत्ती जो भी जलती है 5 साल के लिए, उसको वही जो नीचे से ऑयल है, जो एक पावर सप्लाई है, वो वहीं से जाती है। अगर मौजूदा दौर में कहूं तो ये किसी भी सरकार का एक तरह से पावर सप्लाई का एक हाउस है, पावर हाउस है। तो चिंगारियां अगर यहाँ पे लग रही हैं, उठ रही हैं, और दूसरी तरफ अगर तेल का दिया भी मान लिया जाए, तो तेल की सप्लाई जो है वो अगर प्रभावित हो रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं वही लोग जिम्मेदार हैं जो आज की डेट में विशेषाधिकार हनन की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये मसला जो है अब ये इन कर्मचारियों का नहीं रहा है, सचिवालय जो सचिवालय के कर्मचारी हैं, ये मसला आम आदमी का बन गया है। सरकार को लग रहा है कि संजीव शर्मा नेता बन गया, ऐसा नहीं है। संजीव शर्मा के बनाए जो उठाए हुए मुद्दे हैं, जो कर्मचारियों के उठाए हुए मुद्दे हैं, वो लोगों में चर्चा का विषय बने। संजीव शर्मा या बकाया जो वहां के कर्मचारी नेता हैं, वो नेता नहीं बने। और जाहिर सी बात है सर कि ये सियासत है, जब कोई उभरता है तो उसके पर काटने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो तैयार की जाती है, डॉक्टर साहब। जी, आपने कॉमन कार्डर की बात की, लेकिन जी सचिवालय का कर्मचारी कॉमन कार्डर में कैसे आ सकता है? उसकी नियुक्ति जो की गई है सचिवालय प्रशासन द्वारा की गई है, अलग से जी विभाग है ये, उसको आप कैसे करोगे? पहली बात ये कानूनी अड़चने हैं, अगर आपने जिक्र किया है। दूसरी बात कि इतना लंबा समय हो गया है कि आखिर सरकार जरूरत क्यों नहीं महसूस कर रही? उसके नाक तले आंदोलन हो रहा है, कल फिर से गेट मीटिंग होगी, तो इस सरकार आखिरकार अपने पांव क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? डॉक्टर साहब, वही चीज आ गई कि कोई, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो कोई गुडविल हासिल करने के लिए, पॉजिटिविटी हासिल करने के लिए, टॉप ऑफ द लीडरशिप जो है उनके आगे अपने नंबर बनाने के लिए, अगर मैं ये बात कहूं तो ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो होने वाला सिलसिला जो था, तो सरकारों को याद रखना चाहिए कि एक दौर उसमें भी था जिसमें 2.5 साल का जो एक वक्फा रहा था एक सरकार के जी कार्यकाल का, तो यही वो एम्प्लॉइज थे। इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राजनीतिक लोगों को कोई बात समझानी है तो उसको राजनीतिक तरीके से रखना सही रहेगा। अब मैंने आपसे जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि इन्होंने राय वहां पर भी ली है कि क्या इनको कॉमन कैडर में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। अब कोई अगर वही चीज आ जाए तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर इनके भी तो कोई अधिकारी, कर्मचारियों के भी तो विशेषाधिकार होंगे, ये नजर नहीं आ रहे इनको। वहां पर सचिवालय में इस तरह की नियुक्तियां किसी भी ऑफिस के साथ अटैच किए जा रहे हैं लोग, तो क्या इन लोगों के विशेषाधिकार जो हैं, जो कर्मचारी वहां पे लगे हैं, उनका कोई नहीं है? 5 साल के बाद सरकार बदलती है, स्टाफ बदल जाएगा, अगर मान लीजिए इन द मेन टाइम कुछ 19-21 होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होगी फिर? उन लोगों की होगी जो नेताओं ने लगाए हुए थे, चाहे बीजेपी ने लगाए हुए थे या अब कांग्रेस लगा रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होगी? तो इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो ये जो एक आंदोलन है, इसको बेवजह हवा दी जा रही है। और हवा देने वालों में आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मुद्दे पे बकाया मंत्री क्यों नहीं बोल रहे, बकाया विधायक क्यों नहीं बोल रहे, ले चुप्पी देकर चुप्पी जो साध के बैठा है, हर कोई चुप्पी साध के बैठा है, सिर्फ एक मंत्री से बुलवाया जा रहा है कहीं ना कहीं। बस वही चीज है। मुख्यमंत्री खुद चुप्पी साध के बैठे हैं इस मामले पे। वही चीज है सर, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो वही आ गई। डॉक्टर साहब, आपने वो बात जो थी वो कैच कर ली कि एक ही व्यक्ति और एक ही इसके साथ क्यों, क्योंकि नेताओं को भी पता है, अगर मैं फिर एक बार सामान्य भाषा में बात करूं, तो किसी भी जो काम है, अगर मान लीजिए सीएम साहब भी फाइल साइन कर देते हैं, कंसर्न मंत्री भी फाइल साइन कर देता है, अगर फाइल वहां पे अटक जाती है, जिसको आगे आईएएस भी उनको क्लियर कर देता है, आईएएस लॉबी भी क्लियर कर देती है, आएगी तो इन बाबुओं के पास ही ना, आएगी तो इन कर्मचारियों के पास ही। ये जो कर्म करेंगे फिर उसका फल जो वो सामने नजर आएगा। तो फिर बिना मतलब के ये जो एक तरह से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, इसमें जो प्रदेश में गतिरोध पैदा किया जा रहा है, ये किसी भी सिलसिले में विशेषाधिकार अगर माननीयों के हैं, तो विकास के मामलों को लेकर विशेषाधिकार आम आदमी के भी हैं। आम आदमी के विशेषाधिकार तो किसी को नजर नहीं जी आते। इस जी पलड़े में तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को रखूंगा मैं कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनको अपने विशेषाधिकार नजर आते हैं। जिस जनता की बदौलत, जिस वोटर की बदौलत इनको इन विशेषाधिकारों का हासिल होते हैं, इनको ये तमगा मिलता है, वो लोग कहाँ जाते हैं डॉक्टर साहब? जी जी, संजीव जी जुड़े हमारे साथ। संजीव जी, आप कल फिर से गेट मीटिंग आपने बुलाई है, सरकार वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, आप तैयार हैं, इसके बीच में कारण क्या आ रहे हैं? और विशेषाधिकार हनन का जो मामला सचिवालय प्रशासन को आ गया है, वो जांच भी कर रहा है,
तो ये नौबत कहाँ तक है और आगे की क्या तैयारी है आपकी कि अब आगे का क्या आपके निर्णय होंगे? क्या सचिवालय कर्मचारी महासंघ करेगा और आपके साथ कितनी एसोसिएशन अभी तक आपको सहयोग कर रही है? हाँ, नमस्कार। देखिए डॉक्टर साहब, ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब चुने हुए नेताओं के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन लाया गया है। और दुख तो इस बात का है, एक मंत्री जी ने बयान दिया कि जो कर्मचारी है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, ये जो सचिवालय है, अगर प्रदेश का कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है तो सचिवालय के जो कर्मचारी है वो तो सरकार का दिल है, दिल। आज इस दिल पे एक नहीं, दो छेद कर दिए गए हैं। पहला छेद हमें मेमो इशू किया गया, वो भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि गेट मीटिंग के लिए ही मेमो इशू कर दिया गया। जब देखा कि इसमें कुछ बात नहीं बनी, उसके बाद हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया। छह कर्मचारियों, छह की छह जो लोग हैं वो चुने हुए हैं। वैसे तो हमने जिससे भी कहा, पूछा हमने, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े वकील हैं, तो वो भी हैरान है, परेशान है कि प्रिविलेज मोशन तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये भी तो इलेक्टेड है। और जहां तक गेट मीटिंग की बात है, देखिए हमने पहली गेट मीटिंग की थी 21 तारीख को, 21 अगस्त को। उसमें आप अगर देखें, जहां तक मेरा अपना संबंध है, मेरी जो स्पीच थी उसमें कोई ऐसा हमने गलत नहीं कहा था, ना ही कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया था। लेकिन 22 तारीख को सरकार की तरफ से हमें कहा गया किसी मंत्री के द्वारा कि जो आपको मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं वो आपको मिलता रहे तो आप हमारे साथ खड़े रहिए, अन्यथा इसमें भी आपकी कटौती कर दी जाएगी। इससे जब इस तरह का बयान आया तो रात को ही मुझे फोन आने शुरू हो गए मेरे कर्मचारियों के। कहते जी देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है, हम तो या तो आप घेराव कीजिएगा या पुतला फूंकिएगा। लेकिन मैंने उनको समझाया। दूसरे दिन जब ऑफिस आया 22 तारीख की सुबह, तो सुबह फिर से मुझे घेर दिया गया, पांचों एसोसिएशन के अध्यक्ष को, कि भाई नहीं, ये तो घेराव करना पड़ेगा, कैसे हमें इस तरह से, कोई ठेकेदार के नौकर तो है नहीं। लेकिन मैंने उनको समझाया, देखिए अच्छी बात नहीं है, अभी हमने एक ही गेट मीटिंग की है, चलो देखते हैं, बात करते हैं। नहीं, वो जब मेरे कर्मचारी माने नहीं, क्योंकि हम भी इलेक्टेड हैं, उन्होंने हमें वोट दिया होता है, हमें वोट का कर्ज देना पड़ता है। तो मैंने उनको समझाया कि ठीक है, मैं अपनी भाषण में सारी स्थिति क्लियर कर दूंगा। लेकिन जब 1:30 बजे मीटिंग हुई, गेट मीटिंग हुई, तो शायद फिर हमसे भी कुछ रहा नहीं गया, क्योंकि जो आक्रोश था वो आक्रोश संजीव कुमार का नहीं था, वो आक्रोश जो सामने एक बहुत सारी भीड़ थी, ये आक्रोश उनका था जो मुझे बिताना पड़ा अपनी स्पीच में। उसके बावजूद फिर हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी की गई कि ये जो कर्मचारी हैं ये तो गुंडे और मवाली हैं। लेकिन हमने फिर भी हम चुप रहे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हो गया, खत्म करते हैं मामला। फिर हमें कहा गया कि शायद आपको वार्ता के लिए बुलाएं, लेकिन इन द मीन टाइम सेशन शुरू हो गया 27 तारीख से। तो हमने निर्णय लिया कि हम सेशन के दौरान कोई भी इस तरह का विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ हम काले बिल्ले लगा के विरोध करेंगे और सेशन को ठीक से चलाते रहेंगे। और वो भी परिणाम क्या हुआ, हमने सेशन चलाया, रात को 10-10, 12-12 बजे तक हमारे कर्मचारी काम करते रहे। अगर हम चाहते तो हम सेशन के दौरान भी जो है ना अपना विरोध प्रकट कर सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि सेशन में पूरे प्रदेश के जो आम जनता है उनके मुद्दों को उठाया जाता है, इसीलिए हमने इस तरह का कुछ भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उसके बाद हमें मैसेज आया कि भाई हमारे विरुद्ध तो प्रिविलेज मोशन लाया गया। मैं कहा इसका मतलब हमें इनाम दे दिया गया सरकार की तरफ से प्रिविलेज मोशन का, हमें तो मालूम ही नहीं था प्रिविलेज मोशन क्या होता है। लेकिन उसके बाद कहीं से मैसेज आया कि शायद आपको वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन अभी तक हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। अब हमने निर्णय लिया है पांचों एसोसिएशन ने कि हम कल जो है फिर से गेट मीटिंग करेंगे और उसमें अपना विरोध फिर से दर्ज करेंगे। जी, लेकिन संजीव जी, अभी उदयवीर जी ने एक बात कही कि पूर्व मुख्यमंत्री से राय भी ली गई, जिक्र इन्होंने कहीं ना कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन 2.5 साल का जिक्र कर दिया, सब समझ गए कि कौन है वो। कि कॉमन कार्डर सचिवालय कर्मचारियों का, जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों का, एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों का, तहसील कार्यालय के कर्मचारियों का कॉमन कार्डर
करने की भी चर्चा चल रही है। ये बात कहाँ तक चल रही है? सच्चाई क्या देखिए है? डॉक्टर साहब, ये भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में सचिवालय का कॉमन कैडर नहीं है। इवन हाई कोर्ट में भी सचिवालय हो गया, हाई कोर्ट हो गए, कमीशन हो गया, गवर्नर हाउस हो गया, विधानसभा हो गया, इनका एक अपना ही कैडर होता है। और हाई कोर्ट ने ये चीज स्पेसिफाई कर रखी है। यहाँ की जो जो भर्तियां होती है, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि कॉमन कैडर तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अभी पठानिया जी ने कहा कि भाई एक पूर्व में एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहीं सोचा था कि हम कॉमन कैडर करेंगे, लेकिन वो भी कॉमन कैडर नहीं कर पाए थे। तो अब माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में पता नहीं ये बात कहां से आ गई, या तो ये भी एक रणनीति का एक हिस्सा है ताकि कर्मचारी डर जाएं। लेकिन लेकिन जो सचिवालय का कर्मचारी है, उसको सब पता होता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारी वर्किंग है और स्टेट के एम्प्लॉयज की वर्किंग है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे तो पॉलिसी बनाई जाती है, कैबिनेट मेमोरेंडम बनाए जाते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट से किसी को यहाँ पे पोस्ट कर दोगे, उसको तो मालूम ही नहीं होगा, पहले तो उसको सिखाना पड़ेगा, उतने में सरकार दूसरी आ जाएगी, फिर वो वहां से भाग जाएगा। तो ये किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। जी, चलिए घनश्याम जी जुड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं राष्ट्रीय स्तर के, और कहीं न कहीं ये कर्मचारी नेता भी रहे हैं। तो घनश्याम जी, उदयवीर जी ने जो बात कही, एक बार आपने भी जब ये चर्चा हो रही थी, आपने भी कहा था कि कॉमन कैडर की तरफ सरकार जाना चाहती है, उसके लिए ये माहौल तैयार किया जा रहा है। और इसी कंडक्ट रूल के तहत जब मेमो दे दिए गए थे, फिर क्यों जरूरत पड़ी विशेषाधिकार हनन के मामले देने की? क्योंकि विधान पालिका की किसी मर्यादा को तार-तार तो इन्होंने नहीं किया है, कहीं न कहीं देखा जाए तो। जी घनश्याम। सबसे सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा करने के लिए आज ये पैनल बिठाया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भाई उदयवीर पठानिया जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। देखिए, एक आपको एक मैं बात सुनाता हूँ कि एक फिल्म थी दंगल फिल्म। मुझे लगता है कि कांग्रेस की पूरी सरकार ने वो दंगल फिल्म जरूर देखी है। उसके अंदर जब खान बंधु अपनी बेटी को विनेश को जब विदेश में ओलंपिक में के लिए ले गए खेलने के लिए, तो उन्होंने उसको दाव बताया। वो दाव ये था कि दाव दिखाना कुछ और खेलना कुछ और है, उसके 5 नंबर होते हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार ने उस फिल्म को बखूबी देखा है। अब देखिए, पहले दिन से जो घटनाक्रम है वो उसी की ओर इशारा करता है। देखिए, सचिवालय के कर्मचारियों ने अपनी बात को, अपनी मन की पीड़ा को, अपनी वेदना को जब नहीं सुना गया, उनकी बात को समझा नहीं गया, तो उनके पास कोई हथियार नहीं था कि वो गेट मीटिंग के सिवाय को दूसरा काम करते। मैं बोल रहा हूँ, चिट्ठियां भी दी, सब कुछ दी, इनके ध्यान में भी, हमारे ध्यान में भी है। जब सरकार ने नहीं सुना तो उन्होंने गेट मीटिंग की। अब सरकार की दिक्कत ये रही कि उनको लगता नहीं था कि पूरे का पूरा सचिवालय इकट्ठा होकर के गेट मीटिंग में आ जाएगा। वहां सरकार को मुंह की खानी पड़ी। पूरे का पूरा सचिवालय, सारी एसोसिएशन उस गेट मीटिंग में शामिल हुई, और उसके साथ साथ जो पूर्व कर्मचारियों की जितनी भी संस्थाएं थी प्रदेश के अंदर, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती, चाहे वो भारतीय राज्य पेंशन संघ है, वेलफेयर एसोसिएशन है, सचिवालय पूर्व कर्मचारी संघ है, सभी लोग वहां पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए गए। इसका मतलब ये था कि प्रदेश का तमाम कर्मचारी वर्ग और पूर्व कर्मचारी वर्ग अपनी पीड़ा को लेकर के, अपनी डिमांडों को लेकर के सचिवालय के कर्मचारियों के साथ खड़ा था। अब सरकार के पास कोई दाव दिखाने वाली बात नहीं रह गई। उनके सलाहकार बहुत है, 15-16 सलाहकार है। हो सकता है किसी सलाहकार ने वो फिल्म 2-3 बार देखी हो, उसने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप दाव दिखाओ दूसरा और चलाओ दूसरा। तो उन्होंने क्या किया कि इस ध्यान को भटकाने के लिए, असली बात क्या है, ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि प्रदेश की जनता का ध्यान भटके, कर्मचारियों का मुद्दा क्षीण हो जाए, गौण हो जाए, उसको भटकाने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को इस काम में लगा दिया। अगर ये फैसला पूरी सरकार का होता डॉक्टर साहब, तो बाकी मंत्री और बाकी विधायक भी सरकार के पक्ष में आवाज उठाते। किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये भी ठीक है कि सरकार के देश के कर्मचारी पर सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भाई, ये बड़ी सच्चाई है कि अगर प्रदेश की सरकार को
इस प्रदेश को तरक्की के शिखर पर ले जाना है तो कर्मचारी, अधिकारी और सरकार, ये 3 टायर सिस्टम है। अगर इनका आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं खुद कर्मचारी रहा हूँ, 22 वर्ष तक मैंने कर्मचारी राजनीति में बहुत अहम रोल निभाया है, प्रधान रहा हूँ 22 वर्ष तक। तो मेरा ये मानना है कि अगर जब तीनों टायरों का संवाद आपस में ठीक होता है, तो प्रदेश की जो तरक्की है उसकी स्पीड भी बड़ी तेजी से बढ़ती है। यहाँ वो विषय नहीं है, कि मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस की सरकार एक ऐसा मूल मंत्र पढ़ करके आई है कि दिखाते कुछ और है और दांव खेलते कुछ और है। इनको झूठ बोलने की प्रवृत्ति इतनी प्रचंड हो चुकी है। अब देखिए, एक तरफ तो कर्मचारियों को मेमो इशू कर दिए, चाहिए ये था, बात कुछ भी नहीं थी। मैंने हमेशा आपकी डिबेट में भी, बाकी जगह भी डिबेटों में कहता हूं कि जब परिवार बड़ा होता है ना, बड़ा, जब बाप मर जाता है या बाप जिंदा हो, तो जायदाद के लिए बाप के साथ भी झगड़ा करें, थोड़ी बहुत खनखनाहट होती है। अगर परिवार में कोई छोटी मोटी खनखनाहट थी, उनको बुलाते, बैठ के वार्ता करते कि भाई मेरी स्थिति ये है, प्रदेश की स्थिति ये है, इसके ऊपर आप वर्णन करिए, चर्चा करिए, इसका हल आप निकालिए, तो हो सकता है ये विषय आगे नहीं बढ़ता। वो नहीं किया, उल्टा इनके आंदोलन को दबाने के लिए प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की आशाओं को दफन करने के लिए इनको मीमो दे करके पूरे प्रदेश में भय और सनसनी फैलाने का प्रयास किया। वो भी एक पहली बार हमने देखा। हमने बहुत एजिटेशन देखे हैं, मैंने 22 साल नौकरी की और 22 साल ही प्रधान रहा, तो एजिटेशनों में हम भी रहे। उसके बाद जब उस मीमो से प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके इरादे बुलंद थे, तटस्थ हैं, वो बिल्कुल तटस्थ तरीके से चले, और जिस ढंग से सरकार के एक मंत्री की जी के द्वारा बयानबाजी की गई, उसको लेकर के अभिमान की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं संजीव जी को तब से जानता हूं जब ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होते थे। शायद संजीव जी, मैं गलत नहीं तो आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट थे और एनजीओ के अंदर आप इलेक्शन लड़ने आते थे हमारे फेडरेशन के अंदर, मैं तब से जानता हूँ। बिल्कुल अभिमानी नहीं, हाँ जी, हाँ जी। पर स्वाभिमान, स्वाभिमान तो हर व्यक्ति का होता है और होना भी चाहिए। जी और प्रदेश, और दूसरी बात डॉक्टर साहब, वही बात अधूरी रह गई, जी क्योंकि 12 मिनट जी तो जी पठानी जी ने खराब किया, बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे। अधूरी बात ये रह गई कि इस प्रदेश की सरकार ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़े। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर, अभी तो ये आगे बढ़ेगी लड़ाई, क्योंकि प्रदेश के तमाम कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों का समर्थन सचिवालय के कर्मचारियों के साथ है। मुद्दे बिल्कुल सबके साझे हैं, इसलिए वो राजनीतिकरण नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हूं, सबका साझा है, बिल्कुल 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 सबका साझा है। मेरी हैरानी तो इस बात की है डॉक्टर साहब, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मैं कह सकता हूं। आप देखिए, आपको याद होगा विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी है, तनख्वाह नहीं, देने की पहले फंस खराब गई। कहा था, बाद में, पहले पहले खराब तो था, फिर उसके तीसरे, जब हाँ, विलंबित हुए, जब हाँ, वो हाँ, स्टेटमेंट आई, तब जब खराब कहा। विधानसभा में झगड़ा हुआ, जब विधानसभा में विपक्ष के साथ झगड़ा हुआ, तो कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 तारीख तक तनख्वाह नहीं दे पाए, 10 तारीख तक पेंशन दे पाए। वर्णन ये किया गया कि प्रदेश के पास पैसा नहीं है, 5 तारीख को दिल्ली से पैसा आएगा और हम पेंशन तनख्वाह दे देंगे। बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब, सब चलिए पता, ऑन रिकॉर्ड बात है ये, चलिए कि चलिए पैसा 6 तारीख को आया है, दिल्ली से 6 तारीख को पैसा आया, तनख्वाह 5 तारीख को दी गई। इसका मतलब सरकार दिखा कुछ और रही है, लोगों का ध्यान भ्रमित कर रही है कि ये जो खजाना भारतीय जनता पार्टी ने खाली किया है, इसलिए लोगों को डरा रहे हैं। संदीप जी जुड़े हैं। संदीप जी, जिन कर्मचारियों की बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई, कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने, चाहे वो ओपीएस के नाम पे वोट दिया, चाहे उनकी कई मांगे थी, लेकिन अब नौबत ये आ गई कि हम जो सचिवालय के कर्मचारी हैं, जिनको दिल कहा जाता है कहीं ना कहीं इसका, प्रदेश सरकार के पूरे सिस्टम का, उनसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई संवाद नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेटिक भी संवाद नहीं हो रहा है, मुख्य सचिव तक नहीं बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री तक नहीं बुला रहे हैं। आखिर क्यों? और विशेषाधिकार हनन तक मामला पहुंच गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी परिस्थितियां क्यों तैयार की जा रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूं कि अभी तक की हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, तो कांग्रेस की सरकार हमेशा एम्प्लॉइयों की हितैषी सरकार रही है। ये हुआ है कि जिस वजह से ये जो घटना घटित हुई है, जो भाई संजीव शर्मा जी ने कहा
और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये घटित हुआ, ये मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक दुर्भाग्यपूर्ण जो था ये समय, जो ये कालखंड जो गुजरा है, मैं कहता हूं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर था। लेकिन मैं जो आज का जो विषय है, जिस विषय के ऊपर ये बात करने जाता हूं, तो ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे काउंटर पार्ट बैठे हैं, उन्होंने उस फिल्म का दाव भी खेल दिया, झूठ की बात भी कर दी। तो मैं उनकी बातों पे ना जाते हुए मैं कहता हूं ये जो दौर है, ये एक पॉलिटिकल डेमोग्राफी जो चेंज, बदलाव जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ कि क्या जो हमारी जो एम्प्लॉइज एसोसिएशंस हैं, देखिए ओपीएस के मुद्दे के ऊपर हम सरकार के अंदर आते हैं, कांग्रेस सरकार के अंदर आती है, हमने उसको कैबिनेट में भी पास किया, अप्रूव भी किया, और सारी की सारी चीजें जो है वो सामने थी। लेकिन जो ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी की जो मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि आपको याद होगा, अभी अपने जो पठानिया जी थे, उन्होंने भी बात की 2.5 साल की सरकार की, कौन मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उनका गुणगान सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे भी किया जाता है, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के थे। और उसके बावजूद ये जो चीजें घटित हो रही हैं, तो मैं कहता हूं कि किसी भी, भाई संजीव शर्मा जी, आप व्यक्तिगत ना ले मेरी बातों को, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, किसी भी तरह से एनार्की जो है सिस्टम के अंदर, अराजकता को जो है कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय, कोई भी फेडरेशन, कोई भी एसोसिएशन जो अगर करेगी, तो उसके लिए एनार्की जो कभी भी इस सिस्टम के अंदर बर्दाश्त तो नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट चीज है। और दूसरी चीज ये थी कि अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यही एम्प्लॉय यूनियन थी जो जोया मामा का नारा भी बड़े जोर शोर से लगाती थी। तो उस समय जब जोया मामा का नारा लगता था, तो उसके बावजूद भी कई बार इनकी वार्ताएं हुई और विफल भी हुई। मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि ये जो चीजें हैं, हमने सरकार जो चलती है, सरकार एम्प्लॉइज के साथ साथ रह के काम करती है, लेकिन सरकार का एक जो महत्वपूर्ण काम है, सरकार ने आम लोगों की जो जन भावना है उनको देख के भी तो क्रियाकलाप चलाना है। जो 8 प्रदेश के अंदर 7 से 8 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनको देख के भी तो चलना है। अब आप फंड्स की बात करते थे, पैसे की बात अगर आप लोग कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अभी जो वित्तीय स्थिति है, अगर वित्तीय स्थिति ठीक है, नहीं ठीक है, कौन क्या बयान देता है, मैं उधर उसके ऊपर आता हूं। तो आज प्रदेश के अंदर सबको पता है कि कितना कर्जा है, वो सबके सामने है, बजट आपके सामने है, डेटा एनालिसिस सबके सामने है, और हमें कितनी आवश्यकता है और कितना पैसा हमारा जीएसटी का जो है मुआवजा केंद्र की सरकार ने दिया। ये सारी की सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए, तो मैं कहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल, फिर आता हूं मैं उसी इश पे, जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, तो उसी के आधार में अगर ये देखा जाए, तो पूरब की सरकार के अंदर जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन फोर्स थी, पुलिस थी, तो पुलिस ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो चीजें जो सिस्टम के अंदर प्रिवेल कर रही है, वेदर दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी और अर्लियर द गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, इट हार्डली मैटर, लेकिन इन चीजों को जो है किसी ना किसी जो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है पॉलिटिक्स में, चाहे वो सरकार की डेमोग्राफी है, चाहे वो विपक्ष की डेमोग्राफी है, चाहे वो एम्प्लॉय की पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, उस चीज को समझना होगा, उस चीज को साधना। अब मैं आता हूँ डिवीजन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है। संदीप जी, बात है कि क्या ये जो सचिवालय या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं प्रदेश के, क्या ये बेरोजगारों की योजनाएं रोक रहे हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात, अराजकता इन्होंने कौन सी फैला दी, कौन सी तोड़फोड़ कर दी सचिवालय के अंदर? आपने एक अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया कि जब कर्मचारी संगठन ऐसा कि इस तरफ बढ़ते हैं, कहाँ बढ़े ये? आपकी पूरी कैबिनेट क्यों चुप है? आपके मुख्यमंत्री जी खुद चुप है इस विषय पे, आपके एक ही मंत्री आगे क्यों आते हैं? डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो यही कर्मचारी थे, आज भाई संजीव शर्मा जी यहीं बैठे हैं, ये कहते थे कि हमारे परिवार का जो मुखिया है वो माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। अगर ये थी तो मेरे को आप आज कहते हैं कि चर्चा के लिए नहीं बुलाया जा रहा। मुझे एक चीज बताइए कि प्रयास क्या एम्प्लॉइज ने किया चर्चा के लिए? क्या वहां पे कभी ये रिक्वेस्ट लेके गए कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमसे चर्चा कर लीजिए? ये सीधे अगर तौर पे वहां पे जाते हैं, तो सरकार जो है, सरकार ने तो अनार्की बर्दाश्त नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सचिवालय जो एक दिल है, और जिनका सम्मान जो वहां सचिवालय के कर्मचारी हैं,
जिसकी कदर और सारे जितने भी मंत्रीगण है, मंत्री परिषद है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सारे के सारे उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो वहां पे अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये चीजें तो ये प्रयास तो हो सकता था। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे आता हूँ। देखिए, जब वहां पे सचिवालय के जो कर्मचारी बंधु हमारे हैं वो जब जाते हैं, उनके कोई निजी काम होते हैं, वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, तो क्या वो अपने निजी काम नहीं करवाते? क्या वो ट्रांसफर नहीं करवाते? क्या उनके रिश्तेदारों के काम नहीं वहां पे करवाते? लेकिन एक चीज संदीप जी का सवाल यही है कि आपकी तरफ से कितने प्रयास हुए हैं वार्ता करने के लिए? देखिए, जब इन्होंने संदीप जी का जवाब आने दीजिए आप। जी बोलिए संजीव जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बता देना चाहता हूं संदीप जी आपको, जहां तक प्रयास की बात है, हमने तो हर बार कहा कि वे किसी भी समस्या का समाधान जो है संवाद है। हम तो, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना कहीं से संदेश आता है जी माननीय मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री। वो बुलाओ ना, देखिए हमारे मुखिया हैं वो, सबसे पहले वो सचिवालय के मुखिया, उसके बाद वो प्रदेश के मुखिया हैं। अब घर में भी कई बार जिद करता है बच्चा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, क्या करता है? अगर ठीक है, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका समाधान जो है ना ये नहीं है कि आप मेमो इशू करो, आप प्रिविलेज मोशन लाओ। उसका हल तो ये है कि आप हमें बुलाते, हम आपको बताते कि भाई कहां से पैसा आ सकता है, इसका हल क्या है। देखिए हम भी इसी परिवार के सदस्य हैं, अगर सचमुच खजाना खाली है तो हम भी उसका कोई हल बताते, लेकिन हमें तो बुलाया नहीं जा रहा संवाद के लिए। बुलाओ ना, मुख्य सचिव भी बुला लेते। और मुख्य सचिव ने हमारी बात हुई थी मुख्य सचिव से, उन्होंने 12 अगस्त की बात है, कहते आप भी जाना, माननीय मुख्यमंत्री को बोला कि इस बार जो है डीए दे देना। तो मैं गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, मैं कहा साहब 15 अगस्त को सबकी आस लगी है, तो इस बार आपने जो जरूर, मैं कहा 4% डीए दे देना। और वैसे भी पता चला कि इस बार अपनी ससुराल जा रहे हैं आप, और वैसे तो ससुराल वालों को जो है ससुराल वाले ज्वाई को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है, तो क्यों ना आप इस बार वहां पे 4% डीए देके आए। तो तब हमें कहा था माननीय मुख्यमंत्री ने कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूं जो मुझसे बन पाएगा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने 75 साल से ऊपर वाले लोगों को जो रिटायर्ड है उनको पूरा एरियर दे दिया। उनका एरियर है ही कितना, नंबर 2 वो लोग है ही कितने। अगर फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते इस पे 192 करोड़ का खर्चा है, जब आप 192 करोड़ खर्च कर रहे हैं 28,000 लोगों पे, इससे बेहतर होता कि आप एक इंक्रीमेंट देते, 500 करोड़ रुपया खर्च कर देते, उससे पूरे 6 लाख एम्प्लॉइज, चाहे वो पेंशनर है एम्प्लॉइज है, वो खुश हो जाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के पास जो है ना सलाहकारों की कमी है। सलाहकार तो बहुत हैं, लेकिन एक्सपर्टाइज की कमी है, जो उनको सही दिशा से उनको सही राय नहीं दे पा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि वो हमारी राय लेते, हम उनको बताते कि ये 28,000 लोगों के लिए आपने 192 करोड़ खर्च कर दिया, तो बेहतर होता कि 500 करोड़ रुपए खर्च कर लेते हो और डीए दे देते, तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन फिर भी चलो, अगर वो बात के लिए हम बुलाते हैं तो उससे हम उनको और भी सुझाव दे सकते हैं कि आगे कैसे चलना है, क्या कहां से पैसा आ सकता है। चलिए जी संदीप जी जरा संक्षेप में। तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, ये सब चर्चाएं भी होगी, बातें भी होगी, और सरकार बिल्कुल संवेदनशील है आपके प्रति। लेकिन एक चीज है, क्या मैं एक प्रश्न अभी जीवंत रखना चाहता हूं कि जो आपकी जो एम्प्लॉइज की यूनियन है, क्या वो एक मत है? क्या उनके अंदर डिवीजन नहीं है? तो ये जो प्रश्न है, ये कहीं ना कहीं जो है आपका जो आंदोलन है वो ठीक है, आपका अधिकार है, सरकार का जो अधिकार है उन्होंने भी करा है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन एक चीज है कि आप जिस सीधे लाइन आप पे अपना आंदोलन को ले जाने चाहते हैं, तो डिवीजन तो वहां पे भी है। और जो अकाउंटेबिलिटी जो प्रदेश सरकार की इस प्रदेश के प्रति है, वो अकाउंटेबिलिटी आपकी भी उतनी ही है, क्योंकि दोनों का सामंजस्य ही ये जो प्रदेश है वो आगे अग्रसर होगा और उन्नति की तरफ बढ़ेगा। धन्यवाद। चलिए संजीव जी। संदीप जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना बिखराव है, डिवीजन है। ये पहली बार हुआ होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। पहले क्या होता था, हम डीए मांगते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, देखिए ये कर्मचारी तो यार इनका पेट नहीं भर रहा है, कितना लूट लेंगे। लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल चेंज है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी के साथ साथ पूरे प्रदेश के पेंशनर और तो और आम जनमानस भी आज हमारे साथ जुड़ चुका है। ये बात आप भूल जाइए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी सीआईडी में को बहुत बड़ा वो लैप्स है।
जी आज चलिए जन साथ जुड़ा है, पहली बार हुआ होगा ऐसा। जब नहीं तो उसका आपको उदाहरण बता सकता हूँ कैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था कि आपकी बात सुनी जाएगी, तो आप 2-4 दिन और निकले थे आंदोलन करने से पहले। बुलाते क्यों नहीं? वो तो बोल रहे हैं कि रोज इस तरह की बात होती है कि हमें आप बुलाएंगे, अरे बुलाते क्यों नहीं थे? अरे डॉक्टर साहब, जब इन्होंने जो आंदोलन हमारा की राह जनरल पकड़ ली, वो है, तो आंदोलन की राह पकड़ ली, तो उसके हिसाब से आप ही सरकार काम पार्टाकार करेगी। बन गए पहले अगर सरकार की तरफ से चर्चा कहीं का ना कहीं आप ही बुला रहे अगर हैं, याद चर्चा का होगी विषय उनको। होगा तो सुनिए, संवाद का सुनिए, विषय होगा तो संवाद भी हम कांख्यान लोग जी, करेंगे, सरकार कांख्यान करेगी, जी, संवाद भी कांख्यान करेगी। जी, चलिए एक एक सेकंड, चलिए कांख्यान जी, चलिए जी चलिए एक मिनट, चलिए एक मिनट। जी मैं तो ये सोचता था कि ये सरकार ही करा रही है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी ही घमंड से चूर होकर लोगों को डरा रही है। पैनल पर भी कह रहे हैं घमंड तो आप उनसे पूछिए ना, घमंड तो आप उनसे पूछिए जो हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में रैलियां कर रहे हैं। ये अनारकी शब्द का जिस तरह से वो जो है, ये अनारकी शब्द का जो किस तरह से जो है। उदयवीर जी, आपको क्या लगता है कि ये मामला सुलझेगा? क्योंकि संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ता की बातों से भी लग रहा है कि इसका हल पार्टी भी नहीं चाहती है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा ये आंदोलन? उदयवीर जी। सही बात कही डॉक्टर साहब कि लग नहीं रहा, सरकार का रवैया लग नहीं रहा है कि वो इस अभी किसी समझौते के मूड में है। उसकी वजह भी है कि कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि हमें बुलाइए, इनको बुलाया जा नहीं रहा। और शायद ये भी एक भ्रम हो सरकार की नजरों में कि कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं यू टर्न ले रहे हैं अपनी चीजों के साथ। क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा कर्मचारी एक लाइन ऑफ एक्शन सीधी कर दें कि भैया इस तरह से ही होना है, बड़े मसलों पे कर्मचारियों ने एक बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। और शायद ये जो कर्मचारियों का सौहार्दपूर्ण रवैया है वो सरकार को कुछ सही नहीं लग रहा है कि जब इतने लंबे पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा क्यों ना और डाल दिया जाए। तो ये सारी जब चीजें सामने आएंगी तो वो सब चीजें एक तरह से तब शायद वक्त ना रहे उन चीजों को मैनेज करने का। क्योंकि जब ये लोग भड़कते हैं तो ये भी हिमाचल का ही इतिहास रहा है कि जब भी कर्मचारी भड़का है तो जो नतीजे हैं वो कम से कम सियासतदानों के साथ या सत्ता पक्ष के साथ कभी नहीं रहे हैं। हालिया उदाहरण ओपीएस के मसले पर तो आपने देख ही लिया है कि बीजेपी की क्या दुर्गति हुई थी। तो सारी चीजें तो डॉक्टर साहब ऐसे ही चलेंगी। तो अब मसला यही आ गया है कि इन्होंने किस तरह से क्या करना है। लेकिन ये तय मानिए जो हाल फिलहाल के हालात हैं उसमें सातवें आसमान पर सरकार है, और सातवें आसमान पर सरकार का क्या है ये आज की डेट में लोग खुद भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब चलिए चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राजनीति फिर से कहीं ना कहीं अपना उग्र रूप दिखाने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि संवाद की कोशिश सरकार की तरफ से अब तक नहीं हो रही है। अभी कर्मचारी नेता संजीव जी ने कहा कि हम बार बार बयानों के जरिए सरकार के जो पैरोकार लोग हैं उनके जरिए कह रहे हैं कि हमसे संवाद किया जाए, अगर सरकार के खजाने की हालत ज्यादा खराब है तो कुछ उसका मिलजुल कर हल निकाला जाए, लेकिन मांगों को अनसुना ना किया जाए। लेकिन आग में घी डाल दिया कहीं ना कहीं प्रिविलेज मोशन के मुद्दे ने। अब वो कल मीटिंग होगी, कर्मचारी तय करेंगे कि क्या होगा। कर्मचारियों में बिखराव भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों जो महासंघ हैं पैरेलल बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनको मान्यता दी जाए। तो सरकार उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग करेगी कि इन चीजों को दबाया जाए, लेकिन सचिवालय के कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में एक अलख जगा दी है। जाहिर है कि आने वाले समय में या तो सरकार उनको संवाद के लिए बुलाकर इसको आंदोलन को शांत कर लेगी, नहीं तो ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।